नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोर्ट दिस वीक की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3-2 के फैसले से यह फैसला सुनाया है और 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल थे। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ने अपनी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। पीठ ने 4 अलग अलग निर्णय दिए हैं। 5 जजों की बेंच में 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, मैंने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण कोई अंतिम सीमा रेखा नहीं है, ये तो शुरुआत है सबको समान बनाने की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने भी एक अलग फैसले के माध्यम से न्यायमूर्ति माहेश्वरी के साथ सहमति व्यक्त की। उन्होंने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले संशोधन को संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में अनिश्चित काल के लिए आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने अपनी असहमति वाले फैसले में कहा कि संशोधन हमें ये विश्वास करने के लिए भ्रमित कर रहा है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वालों को किसी तरह बेहतर स्थिति में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ये उनके साथ भेदभाव के समान है। उन्होंने इंदिरा साहनी द्वारा निर्धारित 50% सीमा को पार करने को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और गरीबों के दुष्परिणामों से पीड़ित लोगों के लिए आरक्षण की शुरुआत कर सकता है और इस प्रकार आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण अमान्य नहीं है। वर्तमान संशोधन एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर करने के लिए असंवैधानिक है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिस पर अदालत ने कहा कि शर्मनाक स्थिति है। अब 24 नवंबर को अगली तारीख लगी है।
सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी मामले पर सुनवाई टल गई। 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल के लिए टल गई है। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए और समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मानते हुए मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की अगली डेट दी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने 2016 के उच्च मूल्य वाले नोटों की नोटबंदी की आलोचना करने वाली याचिकाओं के बेंच के जवाब में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। 8 नवंबर 2016 को सर्कुलर पारित होने के 6 साल बाद संविधान पीठ द्वारा चुनौती पर सुनवाई की जा रही है, जिसने प्रभावी रूप से भारत की कानूनी निविदा के 86% को अमान्य कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने स्थगन अनुरोध पर असंतोष जताते हुए कहा, आमतौर पर संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती। हम एक बार शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह नहीं उठते। सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने 12 अक्टूबर को भारतीय संघ या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर व्यापक हलफनामा की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिन्होंने इस मामले को शुरू किया, जिसके बाद पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया और आरबीआई अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र से ये जानकारी मांगी है कि 500 और 1000 के नोट वापस लेने के फैसले से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद देश में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को रद्द करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। 2016 के बाद से नोटबंदी के खिलाफ 57 और याचिकाएं दर्ज कराई गई। नोटबंदी को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ा कदम उठाया। जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा। अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा पीठ ने केंद्र को 7 नवंबर 2016 को आरबीआई के नाम लिखी चिट्ठी और अगले दिन नोटबंदी के फैसले से संबंधित फाइलों को तैयार रखने के लिए भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। करीब 101 दिन से जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने गोरेगांव के पात्रा चौल पुनर्विकास मामले से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में 31 अगस्त को छापेमारी कर 1 अगस्त को राउत को गिरफ्तार किया था। ईडी ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को इस साल 1 अगस्त को पात्रा चौल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था। विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही पात्रा चौल पुनर्विकास मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की जमानत याचिका को भी मंजूर कर लिया। संजय राउत को 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 के सपठित धारा 21U के तहत अपराध करने का आरोप है। इससे पहले 4 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। ईडी ने आरोप लगाया कि राउत ने अपने प्रॉक्सी प्रवीण के माध्यम से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड यानी GACPL से 3.27 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसमें बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन के साथ साथ GACPL के सह आरोपी निदेशकों से नकद भी शामिल है। हालांकि राउत ने सीनियर एडवोकेट अशोक मुंदरगी और एडवोकेट विक्रांत सबने के माध्यम से तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राज्यसभा सांसद ने किसी भी समय पात्रा चौल पुनर्विकास परियोजना को कोई पक्ष देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ASG अनी सिंह ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया। चार्जशीट में कहा गया, संजय राउत द्वारा निभाई गई भूमिका पात्रा चौल पुनर्विकास योजना मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कंपनी में बिना किसी निवेश के 25% शेयर पर प्रवीण राउत को गुरु आशीष में अपने मोर्चे के रूप में पेश किया। ईडी का मामला ये है कि GACPL ने पात्रा चौल गोरेगांव के पुनर्विकास के लिए माडा के साथ समझौता किया। इसे चौल के 672 किराएदारों के लिए फ्लैट बनाने थे। GACPL माडा से संबंधित भूमि के मुफ्त बिक्री घटक यानी FSI और तीसरे पक्ष को फ्लैट बेचने का हकदार था।
हालांकि किराएदारों और माडा के दायित्व को पूरा किए बिना GSEPL ने अवैध रूप से FSI को विभिन्न तृतीय पक्ष खरीदारों को बेच दिया और 1034 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त की। ये राशि HDIL और विभिन्न सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित की गई। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय राउत को HDIL से 112 करोड़ रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल उन्होंने विभिन्न संपत्तियों की खरीद और अपने व्यापारिक सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को पैसे देने के लिए किया। चार्जशीट में कहा गया कि अलीबाग में राउत को जमीन बेचने वाले गवाहों के बयान से पता चलता है कि बिक्री सौदे के पीछे असली व्यक्ति संजय राउत थे, जिन्होंने जमीन बेचने के लिए उन पर दबाव डाला। उन्होंने नकद भुगतान भी किया। चार्जशीट के अनुसार प्रवीण राउत ने संजय राउत को भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी दी, जो पात्रा चौल प्रोजेक्ट से ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों नलिनी पी रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया है और इस साल की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने एक अन्य दोषी एजी पेरारिविलन को रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने कहा, दोषी पेरारिविलन की रिहाई का आदेश इस मामले में अन्य दोषियों पर भी लागू होता है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिविलन को रिहा करने का आदेश दिया था। उन्होंने जेल में 30 साल से अधिक सजा काटी थी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब तक राज्यपाल की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है, ऐसे में हम अपना आदेश सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों नलिनी श्रीहरन और पी रविचंद्रन की जेल से समय से पहले रिहाई का आदेश दिया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि दोनों दोषियों ने जेल में अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया और बहुत लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहे। पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी। पीठ ने कहा कि पेरारिवलन का आदेश वर्तमान आवेदकों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी S नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस N माला की बेंच ने नलिनी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत समान आदेश पारित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में एक दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करते हुए आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए पेरारिवलन को रिहा कर दिया था, जिसने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी। Earlier, that is in Tamil Nadu, Council of Ministers recommended to all 7 prisoners to release. But the governor didn't sign those recommendations because he is the executive head of the state. He simply forwarded to such a recommendation to President of India without any basis, without any legal foundation. Those things earlier considered by the Perarivalan judgments, Supreme Court invoked Article 142 and released him. Based on that, all other 6 persons also today released. Based on that, further consideration of those persons' education qualification and good character in the prison, and they are the public charity activities, what they earned in the prisons, those amounts is charitable purpose, they are donated to the society. Those reasons taken into consideration, they released today. मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से दी गई है,
सुझाव दिया कि यदि नलिनी एजी परारी वलन के मामले में आदेश के संदर्भ में रिहाई की मांग कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को आजीवन दोषियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी 73 साल के मानवाधिकार एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को 1 महीने के लिए हाउस अरेस्ट करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि गौतम नवलखा को उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण 48 घंटे के भीतर हाउस अरेस्ट किया जाए। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव मामले में हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस की सुनवाई के दौरान कहा कि मानवाधिकार एक्टिविस्ट गौतम नवलखा 2020 से हिरासत में हैं। उन्हें पहले भी एक बार हाउस अरेस्ट में रखा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने पहले हाउस अरेस्ट का दुरुपयोग किया था। उनके खिलाफ इस मामले के अलावा कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। हम सोचेंगे कि कम से कम 1 महीने की अवधि के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट होने देना चाहिए। हालांकि पुलिस को आवास की तलाशी लेने और उसके मूल्यांकन में जरूरत पड़ने पर निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवलखा नजरबंदी का दुरुपयोग न करे। कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सर्च का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को परेशान करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। नवलखा ने अपनी बहन के घर में हाउस अरेस्ट करने की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान कुछ घटनाक्रमों के बाद यह प्रस्तुत किया गया कि वह एक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करेगा, जहां वह अपनी 71 वर्षीय साथी के साथ रहेगा। सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि वो एक सार्वजनिक पुस्तकालय के ऊपर पहली मंजिल पर स्थित 1 BHK में रहेंगे। NIA ने कहा कि वह उनके ट्रांसफर से पहले स्थान का निरीक्षण करेगी। राहत के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे उनके घर की निगरानी की जाएगी, पुलिस कर्मियों को घर के बाहर तैनात किया जाएगा और CCTV कैमरे कमरों के बाहर और निवास के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लगाए जाएंगे। घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इंटरनेट, लैपटॉप या किसी संचार उपकरण तक पहुंच नहीं होगी। पुलिस कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन पर पुलिस की मौजूदगी में दिन में 1 बार 10 मिनट के लिए फोन कॉल की अनुमति होगी, अन्यथा वह साथी के फोन सहित किसी अन्य फोन का उपयोग नहीं करेगा। साथी के मोबाइल में इंटरनेट नहीं होना चाहिए। कॉल और SMS करने के लिए एक बुनियादी फोन मिलेगा, लेकिन कॉल या मैसेज डिलीट नहीं किया जाएगा। NIA नवलखा और उसके साथी द्वारा की गई कॉल की निगरानी कर सकती है। वह बम्बई नहीं छोड़ सकेंगे। परिवार के अधिकतम 2 सदस्य सप्ताह में 1 बार 3 घंटे के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। ऐसे आगंतुकों की अनुमति होने पर भी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे केबल टीवी का उपयोग करने और समाचार पत्र पढ़ने की अनुमति होगी। मामले में किसी गवाह से कोई संपर्क नहीं कर सकेंगे। निगरानी का खर्च लगभग 2.4 लाख रुपए है, जो नवलखा को स्वयं वहन करना है। CCTV लगाने का खर्च भी वह खुद वहन करेंगे। बेंच ने कहा कि अगर उसे बरी कर दिया जाता है तो राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे पहले कल शीर्ष अदालत ने नजरबंदी के अनुरोध की अनुमति देने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि इस कोर्ट ने हाउस अरेस्ट को हिरासत का एक रूप माना है। सभी प्रकार के प्रतिबंध हैं, हम कोशिश करेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
70 साल का आदमी है, कम से कम उसे कुछ दिनों के लिए नजरबंद रहने दे। आइए इसे हल करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि नवलखा त्वचा की एलर्जी और दंत समस्याओं सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और उन्होंने संदिग्ध कैंसर का परीक्षण करने के लिए कोलोनोस्कोपी कराने की आवश्यकता का हवाला दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनकी बहन के घर स्थानांतरित करने की उनकी प्रार्थना को खारिज करने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नाम पर केंद्र सरकार की ओर से फैसला न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस तरह के नामों को रोका नहीं जा सकता। इन सिफारिशों को यूं ही पेंडिंग रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। देरी के चलते कई बार अच्छे लोग खुद भी अपना नाम वापस ले लेते हैं, जिससे न्यायपालिका को नुकसान होता है। कोर्ट ने इस बारे में केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर फैसला करने में केंद्र सरकार की देरी पर सवाल उठाने वाली एक याचिका में केंद्रीय कानून सचिव को नोटिस जारी किया। जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों पर सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की तरफ से नाम दोबारा भेजे जाने के बाद नियुक्ति होनी ही चाहिए। सरकार इस तरह के नामों को रोके नहीं रह सकती। इसके चलते कई अच्छे लोग अपना नाम खुद ही वापस ले लेते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और AS ओका की बेंच ने अपने आदेश में कहा, नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है। ये किसी प्रकार का तरीका बनता जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसा कि हुआ है। कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को संसाधित करने में केंद्र की विफलता दूसरे न्यायाधीशों के मामले का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से केंद्र के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को कहा। उन्होंने बोला, जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम का प्रस्ताव किए 5 सप्ताह हो चुके हैं, इसे कुछ दिनों में मंजूरी मिल जानी चाहिए थी। जस्टिस कौल ने जवाब दिया कि बेंच अभी अवमानना नोटिस जारी नहीं करने जा रही। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए 11 नाम लंबित हैं, जिनमें से सबसे पुराना सितंबर 2021 का है। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि सरकार ना तो नामों की नियुक्ति करती है और ना ही अपने आरक्षण, यदि कोई हो, की सूचना देती है। सरकार के पास 10 नाम भी लंबित हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया है। कोर्ट ने कहा कि नामों को मंजूरी देने में देरी से जिन वकीलों की पदोन्नति की सिफारिश की गई है, वे अपना नाम वापस लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका को उनकी विशेषज्ञता से वंचित किया जाता है। अदालत ने इस प्रकार केंद्रीय विधि सचिव से नियुक्तियों की प्रक्रिया में देरी के कारणों पर जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।